511 मुलैन के पिता की असली पहचान एक त्रिरंगी असली ड्रैगन दहाड़ा और शेंगजियांग की विशाल नीली तलवार से टकरा गया। धमाका। विभिन्न रंगों की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। अच्छा नहीं, पीछे हटो। कम साधना स्तर वाले कुछ दर्शक इतने भयभीत हो गए कि वे पीछे हट गए। जब ऊर्जा जमीन पर गिरी तो जमीन पर कुछ अक्षर चमक उठे, लेकिन जमीन पर एक भी निशान नहीं बचा। तोड़ना। शेंगजियांग दहाड़ा, उसकी आभा और भी प्रबल हो गई। नीली तलवार के प्रकाश की शक्ति और भी बढ़ गई। 3 रंगों वाले असली ड्रैगन ने क्षण भर के लिए ही प्रतिरोध किया, इससे पहले कि तलवार की चमक ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। तलवार की चमक रुकी नहीं और लू मिंग की ओर लगातार वार करती रही। लू मिंग ने लंबे भाले को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था। क्लैंग। तलवार की रोशनी भाले के डंडे पर लगी। लू मिंग को अपनी ओर ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस हुआ। उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे की ओर उड़ गया। 100 मीटर से अधिक उड़ने के बाद लू मिंग के पैर आखिरकार जमीन पर पड़े। फिर उसने लगातार 7 कदम पीछे लिए। उसके हर कदम से जमीन कांप उठी। निचले स्तर के राजा वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लू मिंग के शरीर में खून का उबाल आ गया और वह लगभग मुंह से खून थूकने ही वाला था। मार्शल किंग के स्तर 3 और 4 में बहुत बड़ा अंतर था। ये सिर्फ एक स्तर का नहीं, बल्कि 2 स्तरों का अंतर था। लू मिंग की वर्तमान साधना शक्ति मार्शल किंग स्तर के द्वितीय श्रेणी के शिखर पर थी। अपनी युद्ध क्षमता के बल पर वह मार्शल किंग स्तर के तृतीय श्रेणी के किसी भी योद्धा को आसानी से मार सकता था। हालांकि उसके और चौथे स्तर के निचले स्तर के किसी योद्धा के बीच अभी भी कुछ अंतर था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी भरपाई केवल एक ही आशय क्षेत्र पर निर्भर रहकर की जा सकती थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि शेंगजियांग उससे भी ज्यादा सदमे में था। उसी समय उसके मन में हिंसक हत्या का इरादा फैल गया। लू मिंग मार्शल किंग स्तर के दूसरे पायदान पर ही था, लेकिन उसने बार बार उसके हमलों को नाकाम कर दिया था। यह अविश्वसनीय था और इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसे निचले स्तर के किंग टियर द्वारा बार बार रोका गया था। मरना, मर जा। शेंगजियांग दहाड़ा, उसके शरीर से तीव्र घातक भावना फूट पड़ी। उसकी आभा विस्फोटित हुई और उसने अपनी तलवार से लू मिंग पर वार किया। इस तलवार के प्रहार से आकाश और पृथ्वी के बीच विशाल लहरें उठ उठीं। पवित्र नदी की तलवार जैसी गति के साथ मिलकर इसने पवित्र नदी के आक्रमण को चरम पर पहुंचा दिया। ये तलवार पिछली तलवार से कहीं अधिक मजबूत थी। धमाका। लू मिंग के शरीर के भीतर से एक हल्की सी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उसने अपनी मूल ऊर्जा को अधिकतम सीमा तक प्रवाहित किया और साथ ही उसकी रक्त वाहिकाओं की शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। भले ही वो जीत न सके, फिर भी वो अंत तक लड़ेगा। रुकना। इसी क्षण एक तेज चीख सुनाई दी और एक सफेद आकृति तेजी से पास आती हुई दिखाई दी। उसके पहुंचने से पहले ही तलवार की तेज रोशनी पवित्र नदी की ओर बढ़ चुकी थी। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। कौन है भाई? शेंगजियांग के चेहरे के भाव बदल गए। उसके पास तलवार की दिशा बदलकर तलवार की रोशनी पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 तलवारों की रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ टकराए। तलवारों की ऊर्जा उमड़ पड़ी। शेंगजियांग का शरीर लड़खड़ा गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। भन भन। खेत में एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने बर्फ जैसे सफेद रंग का चोला, बर्फ जैसी सफेद पैंट और बर्फ जैसे सफेद जूते पहने हुए थे। वे जैड रत्न की तरह पवित्र थे। क्या यह वही है? लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने उसे पहचान लिया। क्या यह व्यक्ति मुशियुआन नहीं था? उन्होंने एक बार लू मिंग को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया था। वो तियानक्सुआन उपमहल के केंद्रीय भाग में कब आया था? लू मिंग को कुछ शंकाएं थीं। मुशियुआन, ये तुम हो? जब शेंगजियांग ने मुशियुआन को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से पूछा, शेंगजियांग, बहुत दिनों बाद मिले। अपनी क्षमताओं को देखे बिना सुधार कैसे कर सकते हो? मुशियुआन ने हल्की सी मुस्कान दी। मुशियुआन, क्या तुम प्रशिक्षण के लिए पूर्व की ओर नहीं गए थे? वो कब वापस आया और तुमने मुझे क्यों रोका? शेंगजियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं कब वापस आना चाहता हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लू मिंग मेरा दोस्त है। बेशक मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। म्यू शियुआन ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा दोस्त है, तो तुम आज दखल देने वाले हो? शेंगजियांग ने उदास चेहरे से कहा। वो मु शियुआन से काफी डरा हुआ था। दूसरे पक्ष की साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था और वो एमयू परिवार का एक प्रतिभाशाली शिष्य था। तियानक्सुआन क्षेत्र में एमयू परिवार की ताकत ऐसी थी जिससे शेंग परिवार भी सावधान रहता था।
MU वंश शेन वंश को किसी भी तरह की रियायत नहीं देगा। जी हाँ, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ, तुम उसके सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकते। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। मु शियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। मु शियुआन, तुम अभी उसकी रक्षा कर सकती हो, लेकिन क्या तुम हमेशा के लिए उसकी रक्षा कर पाओगी? बाद में बहुत समय है, देखते हैं। शेंग जियान गुस्से में हंसा, फिर मुड़कर चला गया। शेंग कोंग, शेंग फैंग और अन्य लोग जल्दी से उसके पीछे शहर में गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये बदमाश तो मु शियुआन को जानता ही है। वाकई किस्मत वाला है कि एक बड़ी मुसीबत से बच गया। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं इससे सिर्फ एक बार ही बच पाऊंगा। शेन परिवार को नाराज करने से बचना आसान नहीं है। शेन परिवार के बारे में मेरी समझ के अनुसार वे इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे आश्चर्य है कि अंत में इस बच्चे का क्या होगा। आसपास के कुछ लोग धीरे धीरे तितर बितर होते हुए जोश से बातें कर रहे थे। लू मिंग, क्या तुम ठीक हो? इस समय म्यू शियुआन ने लू मिंग की ओर देखा। भाई मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर कहा। हाँ हाँ, आपका स्वागत है। चूंकि आप लैन के सदस्य के दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे भी दोस्त हैं। ये तो बस एक छोटी सी बात है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मु शियुआन दिल खोलकर हंसी, वो बहुत ही स्पष्टवादी थी। छोटी लड़की लैन है क्या? लू मिंग स्तब्ध रह गया। ओह, लू मिंग, लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता। मैं मुलैन की चचेरी बहन हूँ। मुलैन ने एक बार मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हुई। मु शियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग को अचानक एहसास हुआ, मु शियुआन मुलैन का चचेरा भाई था, इसीलिए तो वह शुरू से ही लू मिंग के प्रति दयालु था। क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर सिस्टर मुलैन कहाँ है? मैंने डिटियन डिवाइन गार्ड्स में शामिल होने के बाद से सीनियर सिस्टर मुलैन को देखा तक नहीं है। इस समय लू मिंग को पूछने का मौका नहीं छोड़ना पड़ा। यान लैन ने एक बार उसे बताया था कि मुलैन के पिता सम्राट स्वर्ग दिव्य महल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हालांकि सम्राट स्वर्ग दिव्य महल में शामिल होने के इतने लंबे समय बाद भी लू मिंग ने मुलैन को नहीं देखा था। तार्किक रूप से देखा जाए तो जब मुलैन को पता चला कि वो डिटियन दिव्य रक्षकों में शामिल हो गया है, तो उसे पहल करके उसकी तलाश करनी चाहिए थी। लू मिंग, मुलैन से मिलना इतना आसान नहीं है। मोक शियुआन ने आह भरी। क्यों? लू मिंग ने जल्दी से पूछा। लू मिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी बहुत सी बातें नहीं पता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले, मुलैन के पिता मु परिवार के वर्तमान मुखिया और तियानक्सुआन उप महल के वर्तमान महल प्रमुख है। मु शियुआन ने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। क्या सीनियर सिस्टर मुलैन के पिता गहन आकाश उप महल के महल स्वामी है? लू मिंग को गहरा सदमा लगा और वह बेहद हैरान थी। यान लैन ने कहा था कि मुलैन के पिता सम्राट स्वर्ग दिव्य महल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे तियानक्सुआन क्षेत्र के उप महल में नंबर 1 व्यक्ति, तियानक्सुआन उप महल के महल प्रमुख होंगे। ये वास्तव में लू मिंग की उम्मीदों से परे था। फिर मु शियुआन ने इसके बारे में विस्तार से बात करना शुरू किया। हालांकि MU परिवार तियानक्सुआन क्षेत्र के 2 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसकी सत्ता में आने के 100 साल ही हुए थे। इसकी नींव अभी भी शेंग परिवार की तुलना में अतुलनीय थी। यदि MU परिवार को अपनी शक्ति बनाए रखनी थी, तो उसे शेंग परिवार की ताकत पर निर्भर रहना होगा। वो इसे कैसे उधार ले सकता था? वैवाहिक गठबंधन ही सबसे अच्छा तरीका था। पूर्वी बंजर क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची 512। मुलान की सगाई बचपन से ही शेन परिवार के एक नायक से तय हो चुकी थी। हालांकि मुलैन को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उनकी राय में ये केवल लाभों का आदान प्रदान था। भले ही जिस व्यक्ति से उनकी सगाई हुई थी वह बेहद प्रतिभाशाली था। इसलिए मुलैन ने बहुत पहले ही गहन आकाश उप महल को छोड़ दिया था और रहस्यमय तलवार संप्रदाय में भाग गई थी। हालांकि कुछ समय पहले लू मिंग के कारण उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा था और इस शर्त पर एम्पायरियन स्काई डिवाइन पैलेस में लौटने के लिए सहमत हो गई थी कि उसे लू मिंग से एक निमंत्रण पत्र मिलेगा। बाद में शेंग परिवार के घमंडी मुखिया को इस बात का पता चला, इसीलिए उसने पूर्वी महल में लोगों को भेजा, जिसके कारण लू मिंग और शेंग परिवार के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसे सुनने के बाद लू मिंग को अचानक एहसास हुआ। यान लैन ने उसे उस समय जो कुछ बताया था, उसे मिलाकर अब वो सब कुछ समझ गया था। AI, सीनियर सिस्टर मुलैन, वो ऐसा क्यों कर रही है? तुमने तो मेरे बुलावे पर भी भागकर चली गई थी।
लू मिंग ने आह भरी। लू मिंग, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुलैन जानती है कि वह छिप नहीं सकती। समय आने पर उसके पिता उसे वापस लाने के लिए जरूर किसी को भेजेंगे। ऐसे में मैं पहल करके तुम्हारे लिए निमंत्रण क्यों न मंगवा लूं? म्यू शियुआन ने कहा। लेकिन लू मिंग अब भी इस बात को जाने नहीं देना चाहता था। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तभी मैं सीनियर सिस्टर मुलैन की मदद कर पाऊंगा? उसकी मदद करना बहुत मुश्किल है, मोक शियुआन ने आह भरी। मुझे बताइए, जब तक यह मेरे बस में है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लू मिंग ने कहा, यह बहुत आसान है। बस आप शेन परिवार के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हरा दें जिससे मुलैन की सगाई हुई है। इससे आप साबित हो जाएंगे कि आप उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। फिर सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। म्यू शियुआन ने कहा, मुझे बस दूसरे पक्ष को हराना है। लू मिंग ने उत्साह से कहा। लू मिंग, अपने प्रतिद्वंदी को हराना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो शेन परिवार का सदी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शेन परिवार का जीनियस शेन शिंगचिन। म्यू शियुआन ने कहा, अरे, वो कितना ताकतवर है? लू मिंग ने पूछा। मु शियुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ देर तक खुद से कुछ बुदबुदाया और फिर पूछा, लू मिंग, क्या तुम्हें पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची के बारे में पता है? पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची? लू मिंग दंग रह गया। उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। मु शियुआन का हाथ हिला और एक मोटी किताब प्रकट हुई। उस पर 5 बड़े बड़े शब्द लिखे थे। पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची। पूर्वी बंजक क्षेत्र की शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची गुप्त वाणिज्य मंडल द्वारा तैयार की गई थी, जो महाद्वीप का नंबर 1 वाणिज्य मंडल है। यहाँ 30 वर्ष से कम आयु के युवा पीढ़ी के शीर्ष 1000 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची दी गई है। ये पूर्वी महाद्वीप के शीर्ष 1000 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची है। विशाल पूर्वी बंजक क्षेत्र में अनगिनत इलाके हैं, लेकिन स्वर्ग के केवल 1000 प्रियतम ही सूचीबद्ध है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक एक अद्भुत प्रतिभा का धनी है। पवित्र सितारा पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में 998वें स्थान पर है। वह तियानक्सुआन क्षेत्र में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची में शामिल है। उसकी साधना निश्चित रूप से राजा के स्तर से ऊपर पहुंच चुकी होगी। मु शियुआन ने गंभीरता से समझाया। लू मिंग की आंखें चमक उठी। उसने पूर्वी बंजक क्षेत्र के शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची के अंतिम कुछ पन्ने पलटे और उसमें पवित्र सितारे का नाम देखा। उस पर दर्शाया गया साधना स्तर भी राजा स्तर के ऊपरी स्तर पर था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि यह किस मार्शल किंग क्षेत्र का था। क्या पूर्वी बंजक क्षेत्र की शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची सटीक है? पूर्वी महाद्वीप इतना बड़ा है और वहां इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या वास्तव में उनमें स्थान पाना संभव है? लू मिंग थोड़ा असमंजस में था। मु शियुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, तियानजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाद्वीप का नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये बेहद शक्तिशाली है और इसकी शाखाएं पूरे महाद्वीप में फैली हुई हैं। ये सबसे अधिक जानकारीपूर्ण भी है। हालांकि यह 100% सटीक नहीं हो सकता, लेकिन ये काफी हद तक सही जानकारी देता है। शीर्ष 1000 प्रतिभाओं की सूची? लू मिंग ने सिर हिलाया और बुदबुदाया। इसीलिए पवित्र नक्षत्र को हराना इतना मुश्किल है। म्यू शियुआन ने आह भरी। मैं उसे अवश्य हराऊंगा। लू मिंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसने उसे जोर से नहीं कहा। जब तक उसे ये क्षमता नहीं मिली थी, तब तक उसे इसे अपने मन में ही रखना था। अगर वह इसे जोर से कह देता, तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते। छोड़ो इसे, चलो इस बारे में बात नहीं करते। लू मिंग, चूंकि तुम अभी अभी तियानक्सुआन शहर पहुंचे हो, मैं तुम्हें यहां घुमा देता हूं। तियानक्सुआन शहर बाकी जगहों से बहुत अलग है। मु शियुआन ने अपना सिर हिलाया, मानो वह अपने दिल की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हो, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, लू मिंग ने सिर हिलाया। फिर लू मिंग और म्यू जियुआन तियानक्सुआन शहर की ओर चले गए। तियानक्सुआन शहर में प्रवेश करते ही लू मिंग को कई परतों में बने घर दिखाई दिए। घर घोर काले रंग के थे और एक खास तरह के काले पत्थर से बने थे। उनमें एक आदिम और प्राचीन आभा व्याप्त थी। इनमें से अधिकांश घर तियानक्सुआन शहर के साथ साथ प्राचीन काल से ही संरक्षित हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की ऐसी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा, और क्या यही स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्षेत्र है? लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए और वह हैरान दिखने लगा। तियानक्सुआन शहर में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्वी महल की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी की हल्की सी इच्छा हवा में व्याप्त थी,
जिसने लू मिंग को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ साधना करने से व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी के सार को बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक तेजी से समझने में मदद मिलेगी। मु शियुआन मुस्कुराई और बोली, तियानक्सुआन शहर एक विशालकाय आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र और एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र के ऊपर बना है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रबल इच्छा शक्ति से परिपूर्ण है। ये तियानक्सुआन शहर का बाहरी क्षेत्र है। आप जितना अंदर जाएंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति उतनी ही समृद्ध और प्रबल होती जाएगी। ओह, लू मिंग की आंखें चमक उठी। फिर वे दोनों सड़क पर चलते हुए तियानक्सुआन शहर के भीतरी इलाकों की ओर बढ़ गए। रास्ते भर लू मिंग की निगाहें चारों ओर घूमती रहीं। सड़क के दोनों ओर एक भी दुकान नहीं थी। लू मिंग मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। ये पहली बार था जब लू मिंग ने शहर में कोई दुकान नहीं देखी। मु शियुआन ने मानो लू मिंग के मन की बात पढ़ ली थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तियानशुआन शहर बाकी शहरों से अलग है। तियानशुआन शहर की हर इंच जमीन सोने के बराबर कीमती है। यहाँ का हर महल और कमरा साधना का पवित्र स्थान है। इसलिए सम्राट आकाश के अधिकांश दिव्य रक्षकों को तियानशुआन शहर में घर किराए पर लेना पड़ता है। क्या आप अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं? लू मिंग बहुत हैरान था। जी हाँ, रहने के लिए घर किराए पर ले। पूरा तियानक्सुआन शहर 4 जिलों में बटा हुआ है। सबसे बाहरी घेरा पहला जिला है। आमतौर पर घर किराए पर लेने का खर्च प्रतिदिन 1 लाख से 10 लाख निम्न आध्यात्मिक क्रिस्टल के बीच होता है। यहाँ के अधिकांश घर मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धाओं द्वारा किराए पर लिए गए हैं और वहीं रहते हैं। और आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करें। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वर्ग पृथ्वी के सार का घनत्व अधिक है और किराया भी बहुत अधिक है। एक दिन के लिए 1 से 10 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल किराए पर लेने पड़ते हैं। तीसरे क्षेत्र का किराया एक दिन के लिए 10 से 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बीच है। मु शियुआन ने समझाया। रेशमी बैनर लू मिंग सदमे से हौंफने लगा। ये कीमत बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा महंगी थी। पूर्वी उपमहल में स्थित दाओ ज्ञानोदय महल में एक दिन की साधना के लिए केवल 100 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल लगते थे। हालांकि तीसरी मंजिल पर सबसे महंगी साधना के लिए भी एक दिन का शुल्क 100 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल ही था। चौथे क्षेत्र के बारे में क्या? लू मिंग ने पूछा। यदि तीसरा क्षेत्र पहले से ही इतना भयावह था, तो चौथे क्षेत्र को कितने आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता होगी? मु शियुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, चौथा क्षेत्र आमतौर पर किराए पर नहीं दिया जाता। इस पर मु और शेंग वंश के कुछ उच्च अधिकारी और कुछ कुलीन शिष्य रहते हैं। इसके अलावा गहन आकाश उपमहल के कुछ उच्च अधिकारी भी वहां रहते हैं। यदि साधारण सम्राट आकाश दिव्य रक्षक चौथे क्षेत्र को किराए पर लेना चाहें, तो किराया न केवल बहुत अधिक होगा, बल्कि उन्हें विशेष शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा आप तियानक्सुआन शहर में एक घर या हवेली भी खरीद सकते हैं, हालांकि इसकी कीमत बेहद अधिक है। इसलिए तियानक्सुआन शहर में एक कहावत है, अगर किसी को घर मिल जाए तो वह रातों रात अमीर हो जाएगा और उसे दशकों तक कम काम करना पड़ेगा। म्यू शियुआन ने कहा। लू मिंग चकित रह गया। वास्तव में तियानक्सुआन शहर में जमीन का हर इंच सोने के बराबर था। अगर उन्हें एक घर आवंटित हो जाता, तो वे उसे दूसरों को किराए पर देकर भी अमीर बन जाते। हालांकि साधारण द्वितीयान दिव्य रक्षकों को कमरा मिलना बहुत मुश्किल है, जब तक कि उन्होंने कोई बड़ा योगदान न दिया हो। केवल एमयू कबीले और शेन कबीले के कुछ लोगों को ही कमरा आवंटित किया जाएगा। म्यू शियुआन ने जारी रखा। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। वो केवल ईर्ष्या ही कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार में इतने सारे प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ थे। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर शेन परिवार के प्रतिभाशाली लोग हर दिन ऐसे वातावरण में अभ्यास करते तो वे कितने शक्तिशाली होते। दूसरी ओर अन्य दिव्य रक्षकों को अपने रहने और साधना करने के लिए जगह किराए पर लेने के लिए बड़ी संख्या में आध्यात्मिक क्रिस्टल खर्च करने पड़ते थे। यही उनमें अंतर था। वे दोनों चलते चलते बातें करते रहे। जल्द ही वे दोनों दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। वास्तव में यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और आशय का क्षेत्र पहले क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध था। लू मिंग, आप किस इलाके में घर किराए पर लेना चाहते हैं? म्यू शियुआन ने पूछा। चलिए तीसरे क्षेत्र में चलते हैं। लू मिंग ने कहा। उसके पास अब ज्यादा आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं बचे थे, लेकिन क्या उसने शेंगफेंग से अभी अभी कोई भंडारण अंगूठी नहीं ली थी? उसे विश्वास था कि उसमें बहुत सारे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल होंगे, जिनका अच्छा उपयोग हो सकता है। जल्द ही वे दोनों तीसरे क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी के सार का क्षेत्र एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था।
एक दिन के लिए कम से कम 10 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल लगेंगे और सबसे महंगे वाले की कीमत 100 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल होगी। लू मिंग ने कुछ देर तक इधर उधर देखा और एक हवेली के सामने रुक गया। चलो इस वाले पर चलते हैं, लू मिंग ने कहा। मु शियुआन ने सिर हिलाकर कहा, लू मिंग, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वैसे चारों शाखाओं द्वारा भेजे गए द्वितीयान दिव्य रक्षक यहाँ केवल आधा महीना ही रहे हैं। वे आराम कर सकते हैं और उन्हें स्वर्गीय शव संप्रदाय से लड़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि उन्हें आधे महीने बाद स्वर्गीय शव संप्रदाय से लड़ने के लिए निकलना ही होगा। आमतौर पर दो तरीके होते हैं। पहला ये कि मिशन हॉल स्वर्गीय शव संप्रदाय को नष्ट करने से संबंधित कुछ मिशन जारी करेगा और उन्हें पूरा करने पर इनाम मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई मिशन स्वीकार नहीं करता है तो उसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा और स्वर्गीय शव संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मो, लू मिंग ने अपनी मुठियां जोड़ ली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मु शियुआन मुस्कुराई और फिर तियानक्सुआन शहर की गहराई में चली गई। मु शियुआन मु परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था और उसकी साधना का स्तर अतुलनीय था। स्वाभाविक रूप से वो सबसे भीतरी हिस्से चौथे जिले में रहता था। मु शियुआन के जाने के बाद लू मिंग बगल में स्थित हवेली की ओर चल पड़ा। छोटे भाई, क्या तुम घर किराए पर लेना चाहते हो? हवेली के प्रवेश द्वार पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। लू मिंग को अंदर आते देख वो मुस्कुरा उठा। हाँ, सही है, मैं यहाँ घर किराए पर लेने आया हूँ। एक दिन में कितने क्रिस्टल चाहिए? लू मिंग ने पूछा। प्रतिदिन 50 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल। आप इसे कितने समय के लिए किराए पर लेना चाहते हैं? उसने पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 15 दिनों के लिए किराए पर लूंगा। लू मिंग ने 750 बेहतरीन किस्म के स्पिरिट क्रिस्टल निकाले और उन्हें उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सौंप दिया। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने उसे ले लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने एक जेड टोकन निकाला और कहा, छोटे भाई, ये तुम्हारी चाबी है, तुम्हारा कमरा नंबर 19 है। ठीक है। लू मिंग ने जेड का टोकन लिया और हवेली में प्रवेश किया। उस हवेली में कमरे थे और प्रत्येक कमरे पर एक कमरा नंबर लिखा हुआ था। कमरा नंबर 19। लू मिंग ने कमरा नंबर 19 बहुत जल्दी ढूंढ लिया। ये कमरे पत्थर के बने थे, यहां तक कि दरवाजा भी पत्थर का था। पत्थर के दरवाजे पर एक गड्ढा था। लू मिंग ने जेड कार्ड को उस गड्ढे में रख दिया। कच्चा पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया और लू मिंग अंदर चला गया। कमरा बहुत ही साधारण था, जिसमें केवल एक बिस्तर और एक मेज थी। लू मिंग ने दरवाजा बंद किया और पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। एक ही विचार के साथ लू मिंग मानो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया हो और चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी की अवधारणा को समझ गया हो। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का सार रूप वास्तव में स्पष्ट है। लू मिंग काफी हैरान था। उन्हें लगा कि भले ही यह स्थान दाओ ज्ञानोदय महल की तुलना में अभी भी कमतर था, फिर भी यह बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस क्षेत्र से प्रतिदिन केवल 50 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त होते थे। हालांकि 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल वाले क्षेत्र दाओ ज्ञानोदय महल जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे उससे बहुत पीछे नहीं थे। तो चौथा क्षेत्र कैसा था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेंग परिवार के पास इतने संसाधन थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अनगिनत वर्षों तक तियानक्सुआन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम थे। लू मिंग ने स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को तेजी से समझने में मदद के लिए पथ ज्ञान प्रदान करने वाले प्राचीन वृक्ष को निकाला। अब उसका मुख्य ध्यान अग्नि के सार क्षेत्र को समझने पर था। चौथे क्षेत्र में एक सुंदर आंगन में शेंग परिवार के 1 दर्जन से अधिक युवा विशेषज्ञ एकत्रित थे। पवित्र वायु, पवित्र आकाश और पवित्र नदी सब उसके भीतर विद्यमान थे। इस समय शेंग फेंग, शेन कोंग और एक अन्य युवक लाल चेहरे के साथ वहां खड़े थे। तुममें से कुछ लोग सचमुच निकम्मे हो। तुम्हें तो पूर्वी इलाके के एक गवार ने बुरी तरह पीट दिया। तुमने शेन परिवार को बहुत शर्मिंदा किया है। इस बार अगर शेन जियांग ना आता तो शेन परिवार की सारी इज्जत चली जाती। बैंगनी रंग का चोला पहने और उंगली में बैंगनी रंग की जेड की अंगूठी पहने एक युवक ने ठंडे स्वर में कहा। बैंगनी वस्त्रधारी युवक का उन दर्जनों युवकों में स्पष्ट रूप से उच्च स्थान था। शेन फेंग, शेन कोंग और अन्य लोग भयभीत दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने खंडन करने का साहस नहीं किया। इस बार अगर मु शियुआन ने दखल न दिया होता तो मैं उस बदमाश को पहले ही अपाहिज कर देता और उसे मार गिराता। शेंग जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मु शियुआन को देर सवेर सबक मिल ही जाएगा। अभी सबसे जरूरी है लू मिंग नाम के उस लड़के को सबक सिखाना।
ये सिर्फ शेन परिवार की इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि नक्षत्र मंडल के युवा स्वामी के इरादों का भी सवाल है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने कहा। जैसे ही बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने पवित्र तारे का जिक्र किया, अन्य युवकों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वे असामान्य रूप से गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे पवित्र तारों के प्रति श्रद्धा से ग्रस्त हों। लेकिन उस बच्चे ने तियानक्सुआन शहर में घर किराए पर लिया होगा। तियानक्सुआन शहर इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे घर हैं, उसे ढूंढना मुश्किल है। एक अन्य युवक ने कहा, यह तो सीधा सादा मामला है। लू मिंग पूरब से अतिरिक्त सहायता देने आया है। वो ज्यादा से ज्यादा आधे महीने आराम कर सकता है। आधे महीने बाद वह जरूर प्रकट होगा। तब तक हम या तो मिशन स्वीकार कर लेंगे या उसे मिशन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। जब तक हम मिशन हॉल पर नजर रखने के लिए किसी को भेजते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो कब प्रकट होता है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने आत्मविश्वास से कहा, भाई यू तो बहुत बुद्धिमान है। अन्य युवकों ने चापलूसी की। बैंगनी वस्त्रधारी युवक का नाम शेंग यू था। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले स्टार पैलेस के युवा स्वामी की एक संयोगवश मुलाकात हुई और अब वे एकांतवास में साधना कर रहे हैं। जब स्टार पैलेस के युवा स्वामी अपने एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली होंगे। हमें स्टार पैलेस के युवा स्वामी के एकांतवास से बाहर आने से पहले लू मिंग को हराना होगा। ऐसा करने से स्टार पैलेस के युवा स्वामी निश्चित रूप से हमारा और अधिक सम्मान करेंगे। हाँ, ये तो पक्का है, लू मिंग निश्चित रूप से मर चुका है। बाकी सभी लोग सहमत हो गए। बेशक लू मिंग को इनमें से किसी बात की जानकारी नहीं थी। वह साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने अग्नि की अवधारणा को उसकी चरम सीमा तक विकसित कर लिया है। फिर भी वह एक आशय चिन्ह को संघनित नहीं कर सका। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें अग्नि अवधारणा वाले प्रतीक चिन्ह को बनाने से रोक रही है। ये शक्ति वास्तव में गरज और हवा की अवधारणा वाले प्रतीकों से प्राप्त हुई थी। ये दोनों प्रकार के अवधारणात्मक प्रतीक प्रतिरोध कर रहे थे, जिससे लू मिंग को अग्नि अवधारणात्मक प्रतीकों को संघनित करने से रोका जा रहा था। दरअसल लू मिंग ने पवन अवधारणा वाले मंत्र को संघनित करते समय ही इस स्थिति को देख लिया था। उस समय थंडर कॉन्सेप्ट रून ने भी एक प्रकार की बाधा उत्पन्न कर दी थी, जिससे लू मिंग को विंड कॉन्सेप्ट रून को संघनित करने से रोका जा रहा था। हालांकि ये केवल एक ही प्रकार का थंडर कॉन्सेप्ट रून था और अवरोध बहुत मजबूत नहीं था। लू मिंग एक ही चाल में इसे भेदने में कामयाब रहा। हालांकि 2 प्रकार के अवधारणात्मक प्रतीकों द्वारा उत्पन्न बाधा बहुत मजबूत थी। लू मिंग थोड़े समय में इसे भेद नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरे लोग कहते थे कि एक ही समय में कई अवधारणाओं को विकसित करना बाद में और भी कठिन होता जाएगा और लगभग कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी। इससे न केवल उसका ध्यान भटकेगा, बल्कि उस बाधा को पार करना भी मुश्किल होगा। लू मिंग की तीनों अवधारणाओं का सफलतापूर्वक एकीकरण हो चुका था, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई थी। यदि एकीकरण सफल नहीं होता तो बाधा और भी अधिक प्रबल होती। मुझे डर है कि अगर मैं अग्नि से संबंधित प्रतीक को एक ही बार में संक्षिप्त करना चाहूं तो इसे परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है कि 3 से 5 साल के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। ये सोचकर लू मिंग ने अपना सिर हिलाया। 3 से 5 साल बहुत लंबा समय है। इतना समय वह कहां से निकालेगा? अगर यह विकल्प भी काम नहीं करता तो उसके पास केवल दूसरा विकल्प ही बचता। उसने अपना रास्ता बनाने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लिया, और बाहरी शक्तियों में इरादे वाले क्रिस्टल निस्संदेह सबसे प्रभावी थे। हालांकि सामान्य आशय वाले क्रिस्टल का शायद ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें एक ही बार में सफल होने के लिए मध्यम श्रेणी के इरादे वाले क्रिस्टल की आवश्यकता थी। लेकिन मध्यम श्रेणी के आशय क्रिस्टल, ये सोचकर लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। अभिव्यक्त क्रिस्टलों को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था। लू मिंग अतीत में निम्न श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों के संपर्क में आ चुका था। बाजार में सबसे कम कीमत 1 अरब से कम आध्यात्मिक क्रिस्टल की थी, जो 1000 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर थी। लेकिन मध्यम श्रेणी के इंटेंट क्रिस्टल निम्न श्रेणी के इंटेंट क्रिस्टल से 1000 गुना अधिक महंगे थे। जी हाँ, 1000 बार। एक मध्यम श्रेणी के आशय क्रिस्टल की कीमत कम से कम 10 लाख सर्वोच्च श्रेणी के आत्मा क्रिस्टल के बराबर होगी, जो बेहद भयावह था। मुख्य बात यह थी कि मध्यम श्रेणी के आशय क्रिस्टल बहुत दुर्लभ थे और केवल भाग्य से ही मिल सकते थे। हालांकि मध्यम श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों का प्रभाव निम्न श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों से बिल्कुल अलग था। वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे।
इसलिए लू मिंग केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। उसके पास शेंग जियांग से प्राप्त केवल 60,000 सर्वोच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। लू मिंग के लिए मार्शल किंग क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 60,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल भी पर्याप्त नहीं थे। वो गरीब था। लू मिंग को लगा कि वो बहुत गरीब है, उसके पास पर्याप्त क्रिस्टल नहीं थे। इसके अलावा दानव वश में करने वाले भाले का अब कोई खास उपयोग नहीं रह गया था। लू मिंग एक राजा स्तर के रसायनज्ञ को ढूंढकर एक लंबा भाला बनवाना चाहता था। भाला बनाने के लिए राजा स्तर के रसायनज्ञ को ढूंढना सस्ता नहीं था। इन सब के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता थी। मैं कुछ और दिनों तक साधना करूंगा और देखूंगा कि कोई मिशन मिलता है या नहीं। लू मिंग ने तुरंत साधना जारी रखी। इस बार उनका मुख्य ध्यान थंडर की अवधारणा को समझने पर था। 10 दिन जल्दी बीत गए। उसकी थंडर मानसिकता बिजली की गति से विकसित हो गई थी और वह पहले ही निम्न वर्ग के पहले स्तर के मध्य चरण में पहुंच चुकी थी। इस समय तक लू मिंग को यहां रहते हुए 15 दिन हो चुके थे और घर किराए पर लेने की तारीख खत्म हो चुकी थी। लू मिंग ने जेड कार्ड लौटाया और हवेली से बाहर निकल गया। फिर वो मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। मिशन पैलेस हॉल तीसरे क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में था। तियानक्सुआन शहर में, जहां जमीन का हर इंच सोने के बराबर कीमती था, मिशन हॉल बहुत बड़ा नहीं था। मिशन हॉल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। वहां युवा और वृद्ध दोनों थे। हर रंग रूप के लोग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। वे सभी वीर योद्धा थे और उनमें से प्रत्येक द्वितीय श्रेणी का सम्राट स्वर्ग दिव्य रक्षक था। कभी कभी तृतीय श्रेणी के सम्राट स्वर्ग दिव्य रक्षक भी होते थे। रैंक 3 के एम्पायरियन हेवन डिवाइन गार्ड आमतौर पर निचले स्तर के किंग टियर के होते थे। लू मिंग मिशन हॉल में दाखिल हुआ और चारों ओर देखने लगा। क्या लू मिंग को अचानक एहसास हुआ कि शिलालेखों से खुदी हुई एक पत्थर की शिला के नीचे सबसे अधिक लोग थे। उनमें से अधिकतर युवा थे। लू मिंग को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वह चलकर पास आ गया। पत्थर की शिला पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। ये सभी शब्द एक मिशन की प्रस्तावना थे। लू मिंग ने भी इसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह मिशन स्थापित हो चुका है। लू मिंग की आंखें अचानक चमक उठी। यह मिशन लू मिंग के लिए बहुत उपयुक्त था। दिव्य महल। एम्पायरियन स्वर्ग ने कुछ समय पहले ही एक बिल्कुल नए आयाम की खोज की थी। इससे पहले इसकी खोज कभी नहीं हुई थी और न ही किसी ने इसका खनन किया था। एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल के विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष तल के सबसे कमजोर हिस्से का पता लगाया और उसे तोड़कर एक प्रवेश द्वार बनाया। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि इस लोक के प्राकृतिक नियमों में समय का अंकन अंकित है और 30 वर्ष से अधिक आयु के योद्धा इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उस लोक के नियमों का पालन करने वाले और उसमें प्रवेश करने की अनुमति केवल 30 वर्ष से अधिक आयु के योद्धाओं को ही मिलती थी। बाद में 30 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं ने इस आयाम में प्रवेश किया। उन्होंने पाया कि यह आयाम अत्यंत विशाल और असीम था। इस आयाम में न केवल मूल निवासी थे, बल्कि बड़ी संख्या में अत्यंत मूल्यवान सामग्रियां भी मौजूद थीं। उदाहरण के लिए इंटेंट क्रिस्टल। हाँ, इस आयाम में बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों गुना अधिक आशय क्रिस्टल मौजूद थे। जिस आयाम की कभी खुदाई नहीं हुई थी, उसमें बड़ी संख्या में आशय क्रिस्टल होना सामान्य बात थी। इंटेंट क्रिस्टल में अंतर्निहित इरादा निहित था। कुछ समय के लिए परम स्वर्ग के दिव्य महल ने 30 वर्ष से कम आयु के कई साधकों को इस आयाम में उपनिषद क्रिस्टल और अन्य बहुमूल्य सामग्रियों की खोज के लिए भेजा। परम स्वर्ग के दिव्य महल ने लाभ का एक हिस्सा अपने पास रखा। हालांकि इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्वर्गीय शव संप्रदाय ने भी इस आयाम का पता लगा लिया था। उन्होंने भी एक प्रवेश द्वार खोलकर 30 वर्ष से कम आयु के बड़ी संख्या में शव रक्षकों को इस आयाम में भेज दिया था। स्वाभाविक रूप से जब दोनों सेनाएं आमने सामने आती तो एक भयंकर युद्ध छिड़ना तय था और दोनों पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता। अगले कुछ महीनों में दोनों पक्षों ने इस आयाम में एक क्रूर शिकार को अंजाम दिया। कुछ महीनों बाद एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस ने मिशन जारी कर दिए थे। 30 वर्ष से कम आयु का कोई भी एम्पायरियन हेवन डिवाइन गार्ड इस आयाम में प्रवेश करने और स्वर्गीय शव संप्रदाय के शव रक्षकों का शिकार करने का मिशन ले सकता था। दिव्य स्वर्ग का महल उसके द्वारा खोदी गई किसी भी सामग्री को स्वीकार नहीं करेगा और केवल उन्हें उच्च कीमत पर खरीदेगा। इसके अलावा स्वर्गीय शव संप्रदाय के शव रक्षकों को मारने से भी उन्हें उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। लेवल 1 मार्शल किंग क्षेत्र के शव रक्षक को मारने का इनाम 2000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। लेवल 2 मार्शल किंग क्षेत्र के शव रक्षक को मारने का इनाम 5000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। लेवल 3 मार्शल किंग क्षेत्र के शव रक्षक को मारने का इनाम 10,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे।
लेवल 4 मार्शल किंग क्षेत्र के शव रक्षक को मारने का इनाम 20,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। लेवल 5 के मार्शल किंग क्षेत्र के शव रक्षक को मारने का इनाम 50,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल तक था। इनाम बहुत बड़ा था और लू मिंग बहुत लालच में आ गया। इस मिशन में न केवल इनाम था, बल्कि इसमें इरादे के क्रिस्टल भी थे। हालांकि यह मिशन बेहद खतरनाक भी था। एम्पायरियन आकाश के दिव्य रक्षकों को शव रक्षकों को मारने पर इनाम दिया जाएगा, और स्वर्गीय शव संप्रदाय भी शव रक्षकों को मिशन जारी करेगा। एम्पायरियन आकाश के दिव्य रक्षकों को मारने पर भी भरपूर इनाम मिलेगा। इसके अलावा उन्हें उस आयाम के मूल निवासियों से भी सावधान रहना था। उस आयाम के मूल निवासियों को तराजूदार दानव जाति कहा जाता था, और वे बेहद खतरनाक थे। यही हमारा मिशन है। लू मिंग सीधे काउंटर की ओर चल पड़ा। मैं राक्षसी तराजू वाले आयाम से एक मिशन लेना चाहता हूं। लू मिंग ने काउंटर पर बैठे एक बूढ़े आदमी से कहा। उस आयाम का नाम राक्षसी तराजू आयाम था। जरूर, मैं पंजीकरण में आपकी मदद करूंगा। आपको कितने सोल सीलिंग क्रिस्टल चाहिए? बूढ़े आदमी ने पूछा। आत्मा को सील करने वाला क्रिस्टल आत्मा को सील कर सकता था। जब तक वो स्वर्गीय शव संप्रदाय के साधकों को मारकर उनकी आत्माओं को आत्मा को सील करने वाले क्रिस्टल में सील कर देता, तब तक वो उन्हें एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल में वापस ला सकता था। तब उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाता कि उसने स्वर्गीय शव संप्रदाय के कितने शव रक्षकों को मारा है। इसके अलावा कुछ शिलालेख मास्टर योद्धाओं की आत्माओं का उपयोग करके कुछ विचित्र चीजों को परिष्कृत भी कर सकते थे। सामान्यतया अन्य साधकों को मारना और उनकी आत्माओं को अंकित करने के लिए उन्हें कैद करना निषिद्ध था। हालांकि स्वर्गीय शव संप्रदाय सम्राट स्वर्ग दिव्य महल का शत्रु था और वे दुष्ट तकनीकों का अभ्यास करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। मैं आत्मा को सील करने वाले क्रिस्टल के 100 टुकड़े खरीदूंगा। लू मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, 100 युआन? छोटे बच्चे, तुम्हें तो बहुत भूख लगती है। बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने हैरानी से लू मिंग की ओर कुछ और नजरें डाली। मैं कुछ और चीजें खरीद रहा हूं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, एक आत्मा को सील करने वाले क्रिस्टल के बदले 10 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल, कुल मिलाकर 1000 क्रिस्टल। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, उसने एक डिब्बा निकाला जिसमें नुकीले किनारों वाला गहरे लाल रंग का क्रिस्टल था। यह आत्मा को सील करने वाला क्रिस्टल था। लू मिंग ने 1000 बेहतरीन स्पिरिट क्रिस्टल निकाले और उन्हें उस बूढ़े आदमी को सौंप दिया। फिर उसने आत्मा को सील करने वाला क्रिस्टल अपने पास रखा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद लू मिंग तियानक्सुआन शहर से निकलकर बिजली की तरह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। राक्षसी तराजू वाले आयाम का प्रवेश द्वार तियानक्सुआन शहर से 5 मिलियन मील उत्तर में स्थित था। लू मिंग की गति के बावजूद भी उसे कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। तियानक्सुआन शहर में शेंग्यू के आंगन में कोई उसे ये खबर सुना रहा था। लू मिंग को मिशन हॉल से पहले ही एक मिशन मिल चुका है। एक युवक ने शेंग्यू को सूचना दी। शेंग जियांग और कुछ अन्य विशेषज्ञ भी वहां मौजूद थे। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, लू मिंग ने वाकई राक्षसी तराजू वाले आयाम से मिशन स्वीकार कर लिया है। अब ये खबर फैल चुकी है, तो चलिए हम भी निकल पड़ते हैं। शेंग्यू ने कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। आखिरकार वो समय आ ही गया। लू मिंग, देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचा सकता है। मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा। एक तरफ शेन कोंग ने अपने दांत पीस लिए। शेन परिवार के लोगों में वही एक ऐसा व्यक्ति था जो लू मिंग से सबसे ज्यादा नफरत करता था। लू मिंग ने उसे पहले ही 2 बार प्रताड़ित किया था। इसके अलावा शेन फेंग की भी ऐसी ही स्थिति थी। लू मिंग ने उसका सारा सामान छीन लिया था। भला वो लू मिंग से नफरत क्यों न करे? लू मिंग, तुमने मेरी अंगूठी चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे 10 गुना कीमत वसूलूंगा। शेन फेंग मन ही मन दहाड़ा। 3 दिन बाद लू मिंग ने 5 मिलियन मील की दूरी तय की और एक छोटे से शहर में प्रकट हुआ। राक्षसी तराजू वाले लोक का प्रवेश द्वार इसी छोटे शहर में था। ये शहर स्पष्ट रूप से नवनिर्मित था, जिसे राक्षसी तराजू वाले लोक के प्रवेश द्वार के लिए बनाया गया था। इसे बने हुए केवल कुछ ही महीने हुए थे। लू मिंग छोटे शहर में दाखिल हुआ और शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल महल की ओर चल पड़ा। महल के प्रवेश द्वार की सुरक्षा एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस के विशेषज्ञों द्वारा की जा रही थी। प्रवेश द्वार ही नहीं, बल्कि आसपास के कुछ पत्थर के घरों की भी सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा की जा रही थी, ताकि स्वर्गीय शव संप्रदाय द्वारा छुपकर हमला करने से रोका जा सके। रुको, यदि आप राक्षसी तराजू के आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहले अपनी पहचान सत्यापित करें।
दरवाजे पर एक हटे कट्टे आदमी ने लू मिंग का रास्ता रोक दिया। लू मिंग ने दिव्य रक्षक चिन्ह निकाला और उसे उस हटे कट्टे आदमी को दे दिया। उस हटे कट्टे आदमी ने उसे जांचने के बाद सिर हिलाकर कहा, अब तुम अंदर जा सकते हो। लू मिंग ने दिव्य रक्षक चिन्ह को अपने पास रखा और हॉल में प्रवेश किया। मुख्य हॉल बहुत विशाल था। वहां केवल एक काला भंवर था जिसके चारों ओर शिलालेख चमक रहे थे। ये राक्षसी तराजू वाले तल का प्रवेश द्वार था। लू मिंग ने बिना झिझक के कदम बढ़ाया। दुनिया घूम गई और अगले ही पल लू मिंग ने खुद को एक विशाल चौक में पाया। लू मिंग के कानों में अचानक तेज आवाज गूंजी। तब लू मिंग को एहसास हुआ कि चौक में बहुत सारे लोग मौजूद थे। वे सभी 30 वर्ष से कम आयु के युवक थे। वे 3 से 5 के समूहों में एकत्रित थे। कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि अन्य आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठे थे। लू मिंग ने भीड़ पर नजर घुमाई और पाया कि वहां सैकड़ों लोग थे। चौक के सामने एक भव्य ऊंची दीवार थी जो 300 मीटर ऊंची थी और पूरे चौक को घेरे हुए थी। इस ऊंची दीवार का निर्माण स्केल डेविल जाति के हमलों से बचाव के लिए किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह स्थान था जहां से डिटेन दिव्य रक्षक रवाना होते थे। साथ ही साथ वह स्थान भी था जहां वे विश्राम करते थे, खुद को व्यवस्थित करते थे और एकत्रित होते थे। परवलैक दानव जाति के लिए वे बाहरी और आक्रमणकारी थे। स्वाभाविक रूप से परवलैक दानव जाति उनसे नफरत करती थी और उन पर हमला करती थी। आओ आओ आओ, हमारी टीम में अभी भी एक सदस्य की कमी है। क्या कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है? आपको बस मार्शल किंग लेवल 2 तक पहुंचना होगा। जैसे ही सब लोग आ जाएंगे, हम तुरंत रवाना हो जाएंगे। आइए, हमारी टीम में लकड़ी की कारीगरी में माहिर किसी मार्शल आर्टिस्ट की कमी है। अगर आपको कुछ उपचार तकनीकें आती हैं, तो आप शामिल हो सकते हैं। हमारी टीम में एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की कमी है जो पृथ्वी की अवधारणा को समझता हो और रक्षा में कुशल हो। कौन आ रहा है भाई? इसी क्षण लू मिंग को चीखने की आवाजें सुनाई दी। ये द्वितीयान डिवाइन गार्ड द्वारा बनाई गई एक टीम थी जिसका उद्देश्य स्वर्गीय शव संप्रदाय के शव रक्षकों का शिकार करना और खजाने की खोज करना था। प्रत्येक विशेषता के आशय क्षेत्र का एक अलग पहलू था जिसमें वे निपुण थे। हवा अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थी और आग में भयावह विस्फोटक शक्ति थी। उदाहरण के लिए, लकड़ी का उद्देश्य उपचार और उपचार में विशेषज्ञता हासिल करना है, जबकि पृथ्वी और पर्वत का उद्देश्य रक्षा में विशेषज्ञता हासिल करना है। जब कई लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, तभी वे सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर कर सकते हैं। आखिरकार, अकेले जाना बहुत खतरनाक था। भाई, तुम मुझे जाने पहचाने नहीं लग रहे। क्या तुम पहली बार मेरी दुनिया में आए हो? इसी समय 4 युवक लू मिंग की ओर बढ़े। 3 पुरुष और 1 महिला। आगे चल रहा व्यक्ति एक हट्टा कट्टा युवक था। वह सरल और ईमानदार प्रतीत होता था और उसने लू मिंग को एक सच्ची मुस्कान के साथ देखा। अभी अभी बोलने वाला यही युवक था। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लू मिंग ने कहा। ओह, मैं हान मैन हूँ। मैं आपको कैसे संबोधित करूँ, भाई? हान मैन ने अपनी मुठियां जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। मैं लू मिंग हूँ, लू मिंग ने उत्तर दिया। तो ये है भाई लू। भाई लू, हमारी टीम में एक सदस्य की कमी है। क्या भाई लू हमारे साथ जुड़कर स्वर्गीय शव संप्रदाय के शव रक्षकों का शिकार कर सकते हैं? हानमान ने कहा, उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। लू मिंग ने एक पल सोचा और फिर हिचकिचाया। भाई लू, ये याओ जुवान है। ये अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुई है। अब हमें एक सदस्य की कमी है। आखिरकार 4 लोग तो काफी कमजोर है। भाई लू के साथ हम रवाना हो सकते हैं। उस हान व्यक्ति ने महिला की ओर इशारा किया। वो महिला लगभग 23 या 24 वर्ष की लग रही थी। उसका कद छोटा था और वह बेहद कोमल और सुंदर दिखती थी। वो लू मिंग को संकोच भरी निगाहों से देख रही थी। इसके अलावा, भाई लू पहली बार राक्षसी तराजू के आयाम में आए हैं। हो सकता है कि आप यहाँ की हर चीज से परिचित न हो। हमारी टीम में शामिल हो जाइए, हम आपस में चर्चा कर सकते हैं, हानमान ने आगे कहा। ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, लू मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हान मैन ने कहा था। ये राक्षसी तराजू वाले आयाम में उसका पहला अनुभव था, इसलिए उसे कई चीजों का पता नहीं था। उसे राक्षसी तराजू वाले आयाम की भौगोलिक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पहले किसी टीम में शामिल होना और उससे परिचित होना आवश्यक था। राक्षसी तराजू के तल से अधिक परिचित होने के बाद वह अकेले कार्रवाई करने पर विचार करेगा। इसके अलावा, हान मान और बाकी लोग ईमानदार लग रहे थे। वे सहयोग करने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए लू मिंग सहमत हो गया। लू मिंग के मान जाने पर हान मान बहुत खुश हुआ। वाह,
भाई लू, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। हान मैन ने तुरंत परिचय कराया। हानमान स्वयं एक तृतीय स्तर का मार्शल किंग था। याओ जुआन द्वितीय स्तर के मार्शल किंग क्षेत्र का सर्वोच्च योद्धा। अन्य दो युवक वास्तव में दो भाई थे। उनके नाम मुलिन और मुसेन थे। उनमें से एक लेवल 3 मार्शल किंग स्तर के प्रारंभिक चरण में था, जबकि दूसरा लेवल 2 मार्शल किंग स्तर के शिखर पर था। हर किसी की कलात्मक अवधारणा अलग अलग थी। कुछ रक्षा करने में माहिर थे, कुछ हमला करने और मारने में माहिर थे। ठीक है, सब लोग आ गए हैं, चलो चले, हान मैन ने कहा। तुरंत ही पांचों का समूह उस विशाल दीवार की ओर चल पड़ा। ऊंची दीवार के नीचे एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। वे पांचों उस पत्थर के दरवाजे से बाहर निकले और ऊंची दीवार के उस पार एक विशाल पर्वत था। सभा स्थल के आसपास के सभी क्षेत्रों की खोजबीन हो चुकी है और सभी खजाने और अभिकल्पित क्रिस्टल लूट लिए गए हैं। अब हमें कुछ अवसर और खजाने खोजने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में ही जाना होगा, झाओ फैंग ने कहा। हालांकि जगह जितनी बड़ी होगी उतने ही ज्यादा खजाने होंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो उतनी ही खतरनाक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में ऐसे राक्षस मौजूद हैं जिनका अभी तक सफाया नहीं हुआ है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हान मैन ने सभी से पूछा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाई मुलिन और मुसेन ने सिर हिलाया। मुझे जीतने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। याओ जुआन ने दबी आवाज में कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर हमें कोई छोटी दानव जनजाति मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तब तो हम मालामाल हो जाएंगे। हान मैन की आंखें चमक उठी। इस दौरान उनके अनुभव के अनुसार तराजूदार दानव जाति के कबीले में आमतौर पर गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों का एक गड्ढा होता था, जहां से कोई व्यक्ति कुछ गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों को खोदकर निकाल सकता था। भन 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 भन, वे पांचों हवा में उठे और राक्षसी तराजू के आयाम की गहराई में चले गए। राक्षसी तराजू वाला आयाम अत्यंत विशाल था। यह निश्चित रूप से सबसे छोटे आयामों में से एक था और इसे मध्यम आयाम भी माना जा सकता था। यह इतना विशाल था कि इसे असीम कहा जा सकता था। एम्पायरियन हेवनली डिवाइन पैलेस और हेवनली कॉप्सेक ने कुछ महीनों पहले ही स्केल डेमन डायमेंशन की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी सीमाओं का पता नहीं लगाया था। वास्तव में अभी भी एक बड़ा क्षेत्र ऐसा था जिसकी उन्हें खोजबीन करनी बाकी थी। वे पांचों उड़ते रहे और एक दिन बाद ही वे लगभग 10 लाख मील की दूरी तय कर चुके थे। जब वे यहां पहुंचे तो उनकी गति धीमी हो गई। इसका कारण ये था कि इस स्थान की जांच करने के लिए स्वर्ग के दिव्य महल से कम लोग आए थे और खतरे का स्तर भी अधिक था। देखो, ये तो ब्लैक फॉरेस्ट की घास है। अचानक मुलिन ने उनके सामने एक पर्वत शिखर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। लू मिंग ने उधर देखा। सचमुच उसने पहाड़ की चट्टान पर काले रंग की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक छोटा सा झुंड देखा। वे लगभग 1 दर्जन थे और वे काले जैड की तरह थे जो प्रकाश से चमक रहे थे। ये ब्लैक फॉरेस्ट घास थी जो मध्यम स्तर की लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी और बहुत महंगी थी। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर आते ही हमें 1 दर्जन से ज्यादा मध्यम आकार की लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखने को मिलेंगी। हम कितने भाग्यशाली हैं। हान मैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग ने भी मन ही मन आह भरी। जैसा कि नव खोजे गए ग्रह से अपेक्षित था, ये संसाधनों से भरपूर था। यदि यह बाहरी क्षेत्र में होता तो यहाँ स्तर 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अत्यंत दुर्लभ थीं। जंगली इलाकों में लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढना बहुत मुश्किल था और वे सभी लोगों द्वारा तोड़ ली गई थीं। इनमें से कुछ को कृत्रिम रूप से उगाया गया था, या वे केवल कुछ गहरे पहाड़ों, झीलों या खतरनाक स्थानों में ही दिखाई दे सकते थे। कुछ गुप्त क्षेत्र और लोग भी थे। चलो इन्हें चुनकर बराबर बराबर बांट लेते हैं, हान मैन ने कहा। वे पांचों चट्टान की ओर उड़े और अपने जेन युआन को एक झटके में घुमाकर उन्होंने जमीन से सारी काली घास उखाड़ दी। हम कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ ठीक 15 डंठल है। हम दोनों 5-5 डंठल लेंगे, हान मैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने उनमें से 5-5 लिए और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलिए आसपास देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कोई और आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, हान मैन ने सुझाव दिया। ठीक है, ठीक है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत आसपास के पहाड़ों में खोजबीन शुरू कर दी। लू मिंग भी अकेले ही एक पर्वत शिखर पर चढ़ गया और चारों ओर नजर घुमाए। अरे, क्या ये 1000 साल पुराना बैंगनी मशरूम हो सकता है? लू मिंग को एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक बैंगनी रंग का मशरूम मिला। मशरूम से भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था।
आध्यात्मिक ऊर्जा के सार की शक्ति ब्लैक फॉरेस्ट की घास से भी अधिक थी। यह ऊपरी लेवल 5 की एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जो ब्लैक फॉरेस्ट घास से एक स्तर ऊपर थी। लू मिंग इसे अपने पास रखते हुए बेहद खुश हुआ। लू मिंग का वर्तमान शरीर पहले ही 6ठी कक्षा तक पहुंच चुका था। अगर उसे कोई और आध्यात्मिक उन्नति करनी थी तो 5वें स्तर की जड़ी बूटियां लगभग बेकार थीं। उसे 6ठे स्तर की जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। हालांकि 5वें स्तर की आध्यात्मिक औषधि लू मिंग को आध्यात्मिक उन्नति दिलाने में सफल नहीं हुई, लेकिन इसे बेचना बहुत महंगा था। ऐसी चीजें जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा। लू मिंग का मनोबल ऊंचा था और वो अपनी खोज जारी रखने ही वाला था। धमाका। पास ही स्थित एक पर्वत शिखर पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पंक्तिबद्ध दानव जाति मुलिन से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। लू मिंग का शरीर हरकत में आया और वो उस दिशा में तेजी से दौड़ा। भन भन। एक पर्वत शिखर से एक व्यक्ति दयनीय अवस्था में बाहर निकला। उसके पीछे 2 मीटर से अधिक लंबे, 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये आकृतियां बेहद विचित्र लग रही थीं। उनके चेहरे की बनावट मनुष्यों जैसी थी, लेकिन उनका शरीर गहरे काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था जो कवच की तरह उनके शरीर को ढके हुए थे। ये परवलियत दानव जाति थी। वाह वाह। ये विशालकाय राक्षस लगातार चिल्ला रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे क्या चिल्ला रहे हैं। वे अपनी कुल्हाड़ियों और लोहे की छड़ों को जंगल की ओर लहरा रहे थे। एक योद्धा मार्शल किंग क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर के बराबर था। 3 योद्धा दूसरे स्तर के शुरुआती चरण के बराबर थे। 2 योद्धा मार्शल किंग क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर थे और बाकी सभी आधे स्तर के किंग वॉरियर्स थे। लू मिंग का दिल हिल उठा, इसलिए मुलिन को भागना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसकी साधना केवल द्वितीय स्तर के मार्शल किंग की सर्वोच्च साधना थी। इतने सारे विशालकाय राक्षसों का वो मुकाबला नहीं कर सकता था। भन भन। लू मिंग सीधे दौड़कर वहां पहुंचा। वाह। प्रारंभिक लेवल 2 मार्शल किंग क्षेत्र के दानवों में से एक ने दहाड़ लगाई और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी के साथ लू मिंग पर हमला कर दिया। युद्ध कुल्हाड़ी को भयानक बल के साथ घुमाया गया। इस प्रकार की परपदार दानव जाति की शारीरिक शक्ति अत्यंत भयावह थी और इसमें एक विचित्र शक्ति थी जो वास्तविक युवान के समान होते हुए भी भिन्न थी। वूश। लू मिंग का लंबा भाला कांप उठा, बिजली की एक चमक में बदल गया और तेजी से बाहर निकल गया। पुची। इस शल्कयुक्त राक्षस के माथे में छेद कर दिया गया था। राक्षस जाति का वो सदस्य दहाड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। कितनी सख्त परतें हैं, लू मिंग ने बुदबुदाया। यहां तक कि उन शल्कयुक्त राक्षसों का चेहरा भी शल्कों से ढका हुआ था। वे बेहद कठोर थे। लू मिंग को भाला चलाते समय बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसी समय हान मान, मुसेन और याओ जुवान भी वहां पहुंच चुके थे और वे तराजू वाले राक्षसों पर हमला कर रहे थे। हान मान मार्शल किंग के तीसरे स्तर पर था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल थी। दूसरे स्तर के मार्शल किंग के दानव को उसने पूरी तरह से पराजित कर दिया और कुछ ही वार में मार डाला। लू मिंग का लंबा भाला आगे की ओर बढ़ा और भाले की किरण में बदल गया। छी छी। भाले की रोशनी से 5 से 6 तराजू वाले राक्षस घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमारे पिछले अनुभवों के अनुसार ये लगभग 10 चमड़ीदार राक्षस किसी चमड़ीदार राक्षसी जनजाति के शिकार दल होने चाहिए। वे शिकार करने निकले थे और संयोगवश हमसे टकरा गए। हान मैन ने कहा, क्या ये स्केल दानव जाति की शिकार टीम है? अगर ऐसा है तो शायद आसपास ही स्केल दानव जाति की कोई जनजाति हो सकती है। मुसेन की आंखें चमक उठी। एक विशालकाय दानव जनजाति के साथ, इसका मतलब ये था कि गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों का एक गड्ढा था जिसे खोदा जा सकता था। बाकी लोगों की आंखें भी चमक उठी। मार्शल किंग स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए इंटेंट क्रिस्टल एक अनूठा प्रलोभन था। यह साधना की गति को काफी हद तक बढ़ा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि यह जनजाति कितनी बड़ी और कितनी शक्तिशाली है। मू लिन ने कहा, यह एक ऐसी बात थी जिस पर उन्हें विचार करना ही था। अगर यह एक छोटी जनजाति होती तो वे इस पर विचार कर सकते थे। अगर यह एक बड़ी जनजाति होती तो उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो अगर इस जनजाति में राजा के निचले स्तर के बराबर कोई अस्तित्व होता तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता। हालांकि वे इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। तो चलिए, विशाल पहाड़ों में किसी शक्तिशाली दानव जनजाति से सामना करना आसान नहीं है। पहले इस जनजाति को खोजकर उनकी ताकत का जायजा लेते हैं, फिर कोई फैसला करते हैं। हान मैन ने सुझाव दिया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी सबने सिर हिलाया।
स्वाभाविक रूप से लू मिंग को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वह भी परम शक्ति वाले क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक था। फिर उन पांचों ने अपने अपने काम बांट लिए और आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद उन्होंने एक खोज की। जहां वे थे उससे लगभग 30,000 मील दूर परपपड़ीदार दानवों की एक जनजाति रहती थी। पहले की परपपड़ीदार दानव जाति इसी जनजाति से आई होगी। समूह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और पास ही स्थित एक पर्वत शिखर पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करने लगा। उनके सामने एक साधारण पत्थर का घर था और उस पत्थर के घर के अंदर तराजूदार दानव जाति रहती थी। पत्थर के घरों के चारों ओर ऊंची पत्थर की दीवारें बनाई गई थीं। यहां लगभग 100 पत्थर के घर हैं और राक्षसी जीवों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक छोटी जनजाति है। हान मैन ने धीमी आवाज में कहा, सामान्य तौर पर एक छोटे पैमाने के दानव कबीले में बहुत अधिक विशेषज्ञ नहीं होने चाहिए। वहां राजा स्तर के प्राणी तो होने ही नहीं चाहिए। हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं। मुसेन ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। जब समय आएगा तो हमें बस कबीले के कुछ सबसे ताकतवर दानव सदस्यों को मारना होगा। बाकी दानव सदस्य हमारे लिए कोई खतरा नहीं होंगे और हम गहन अर्थ वाले क्रिस्टल गड्ढे की खुदाई शुरू कर सकते हैं। हान मैन ने सिर हिलाया। लू मिंग और याओ जुवान चुप रहे। वे पहली बार राक्षसी तराजू के आयाम में आए थे और उन्हें अनुभव की कमी थी। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से नहीं बोलते। भाई लू, मिस याओ, आप क्या सोचते हैं? हान मान ने लू मिंग और याओ जुवान की ओर देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। याओ जुवान ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, तो हम आसमान के अंधेरा होने का इंतजार करेंगे और फिर हमला कर देंगे। हान मैन ने कहा। फिर सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही रात हो गई। तराजूदार दानव जाति के कबीले में सब कुछ अंधकार में डूब गया। चल दर, हान मैन ने कहा, एक पल इंतजार करें। इसी क्षण लू मिंग अचानक बोला और उसकी आवाज बेहद धीमी थी। क्या गलत? हान मैन और बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे थोड़े बदल गए। हो, अंधेरे आकाश में अचानक 5 गहरे काले ताबूत हवा को चीरते हुए निकले और जनजाति की ओर उड़ गए। स्वर्गीय शव संप्रदाय, याओ जुवान ने विस्मय व्यक्त किया। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। राक्षसी तराजू आयाम में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार था जब वो स्वर्गीय शव संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिला था। ऐसा लगता है कि दिव्य शव संप्रदाय ने इस जनजाति पर अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। हमें क्या करना चाहिए? मू लिन ने पूछा। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि स्वर्गीय शव संप्रदाय इस जनजाति की ताकत का परीक्षण कैसे करता है। हान मैन ने कहा। हान मान दिखने में सरल और ईमानदार लगता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान और उच्च कोटि की साधना वाला व्यक्ति था। वो मू लिन और मू सेन दोनों का नेता था। पलक झपकते ही पांचों ताबूत जनजाति के बीचों बीच उड़कर आ गए। इसी समय जनजाति में मौजूद परवलियत दानव जाति ने भी स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोगों को खोज लिया और जोर से दहाड़ लगाए। फिर प्रत्येक पत्थर के घर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला। उनमें से प्रत्येक काले शल्कों से ढका हुआ था। युद्ध कुल्हाड़ी, लोहे के डंडे और अन्य हथियार लिए हुए वे स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोगों की ओर दौड़े। कचाची पांचों ताबूत खुले और प्रत्येक ताबूत से 2 सुशोभित शव बाहर निकले। स्विश 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 लोहे की जंजीरें आकाश में उड़ती हुई आईं और क्षुद्रग्रही दानव जाति की ओर बढ़ी। पल भर में क्षुद्रग्रही दानव जाति के कुछ कमजोर सदस्य मारे गए। सबसे आगे खड़ा शल्कों से ढका दानव उन सब में सबसे लंबा था। उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी और उसकी आभा सबसे प्रबल थी। वो तीसरे स्तर के मार्शल किंग के शिखर पर पहुंच चुका था। ये स्पष्ट था कि यह शल्कधारी दानव इस कबीले का नेता था। उसके कुछ बार चिल्लाने के बाद मार्शल किंग स्तर से नीचे के कुछ शल्कधारी दानव पीछे हट गए। केवल मार्शल किंग स्तर और उससे ऊपर के स्केल डेमन जाति के सदस्यों ने ही स्वर्गीय शव संप्रदाय के लोगों पर हमला करना जारी रखा। 2 शीर्ष स्तर के तृतीय मार्शल किंग क्षेत्र के परिष्कृत शव और 5 तृतीय स्तर के तृतीय मार्शल किंग क्षेत्र के मध्य और प्रारंभिक चरणों में स्थित शव। हान मैन ने भय से भरी आवाज में बुदबुदाया। स्वर्गीय शव संप्रदाय की शक्ति ने उन्हें और परवलियत दानव जाति को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। यद्यपि दानव जाति संख्या में अधिक थी, फिर भी युद्ध छिड़ने के बाद वे एक तरफा स्थिति में थे। एक एक करके क्षुद्रकृत दानव जाति का सफाया कर दिया गया। स्केल्ड डेमन जाति में 2 अन्य लोग थे जो लेवल 3 मार्शल किंग स्तर तक पहुंच चुके थे। उनके और हेवनली कॉप्स सेक्ट के बीच का अंतर बहुत अधिक था।
उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता में अंतर बहुत अधिक था। मार्शल किंग क्षेत्र के नीचे स्थित स्केल्ड दानव जाति ने चीखों की एक श्रृंखला निकाली। अंत में शक्ति में अंतर की परवाह किए बिना वे सभी स्वर्गीय शव संप्रदाय के परिष्कृत शव की ओर दौड़ पड़े। तुम असभ्य जानवरों का झुंड हो, अगर तुम अब भी विरोध करना चाहते हो तो तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। एक ताबूत से ठंडी आवाज आई। फिर पीले चेहरे वाला एक युवक बाहर निकला। हाँ, लेकिन इन जानवरों के शरीर काफी अच्छे हैं, इन्हें परिष्कृत शवों में परिवर्तित करने में कोई बुराई नहीं है। एक पीले चेहरे वाला युवक दूसरे ताबूत से बाहर निकला। स्वर्गीय शव संप्रदाय के शव रक्षक 5 युवा शव रक्षक एक के बाद एक 5 ताबूतों से बाहर निकले। हे मर जाओ तुम जानवर, 5 शव रक्षकों ने उपहास किया और फिर राजा के राज्य के नीचे स्थित शल्कधारी दानव योद्धाओं की ओर झपटे। जैसे ही उसने अपने पंजे लहराए, लाश की ऊर्जा में प्रचंडता उमड़ पड़ी। एक एक करके शल्कधारी राक्षस मारे गए। वाह, स्केल दानव जाति का नेता चिल्लाया और बेहद गुस्से में प्रतीत हुआ। जब राजा स्तर से नीचे की राक्षसी जाति ने नेता की बात सुनी तो वे भी चिल्ला उठे और मुड़कर कबीले से बाहर भाग गए। भागना चाहते हो? मर जाओ। 5 शव रक्षकों ने अपने पंजे लहराए और एक एक करके उन क्षुद्र राक्षसों को मार डाला। उसी समय उसने परिष्कृत शव को नियंत्रित करके क्षुद्र दानव जाति के विशेषज्ञों को मार डाला। अंततः शल्कयुक्त दानव जाति के नेता को 2 परिष्कृत शवों ने पराजित कर दिया। उसकी मृत्यु से पहले उसके शल्क छेद कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कुछ ही क्षणों में राक्षस जाति के सभी उच्च अधिकारी मारे गए। राजा स्तर से नीचे की राक्षस जाति के कुछ लोगों को छोड़कर जो बच निकलने में कामयाब रहे, बाकी सभी मारे गए और अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ गए। हाँ, ये यात्रा वाकई फायदेमंद रही। मुझे न सिर्फ कुछ बढ़िया लाशें मिल सकती हैं, बल्कि इंटेंट क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। एक शव रक्षक ने उपहास उड़ाया और कबीले की गहराई की ओर चल पड़ा। हम क्या करते हैं? पर्वत की चोटी पर मूलिन थोड़ी चिंतित थी। अपने मुंह में मौजूद चर्बीदार मांस को उड़ते हुए देखकर वह मन ही मन बहुत अनिच्छुक था। हालांकि आकाश शव संप्रदाय की शक्ति बहुत अधिक थी, वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि वे जबरदस्ती आगे बढ़ते तो उनका भी वही हाल होता जो उस क्षुद्र राक्षस जाति का हुआ था। इसे भूल जाओ, चलो पीछे हटते हैं। स्वर्गीय शव संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। हान मैन ने फ्राउनिंग हुए कहा। स्वर्गीय शव संप्रदाय के पास 2 सर्वोच्च स्तर के तृतीय स्तरीय मार्शल किंग श्रेणी के परिष्कृत शव और 5 अन्य तृतीय स्तर के तृतीय स्तरीय मार्शल किंग श्रेणी के परिष्कृत शव थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला करना उनके लिए असंभव था, और इसमें 5 शव रक्षक शामिल नहीं थे। वे 5 शव रक्षक बल कमजोर नहीं थे। ऐसी जगह ढूंढना आसान नहीं है। मैं इसे इतनी आसानी से कैसे चूक सकता हूं? इसी क्षण लू मिंग ने बोलना शुरू किया। हान मान, मूलिन और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर उसने अविश्वास भरी नजरों से लू मिंग की ओर देखा। लू मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? कहीं तुम हत्या करके ऊपर चढ़ने की सोच तो नहीं रहे हो? ये तो एक बंद गली है। मुसेन ने कहा, अगर तुमने लड़ाई नहीं लड़ी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी मौत होगी? लू मिंग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने हवा में कदम रखा और तराजू दानव जाति के कबीले की ओर चल पड़ा। लू मिंग, याओ जुवान ने धीमी आवाज में कहा। वो लू मिंग के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी और हिचकिचा रही थी। हान मान, मुसेन और मूलिन ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उनकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। लू मिंग की गति अत्यंत तीव्र थी। कुछ ही कदमों में वह तराजू दानव जाति के कबीले के ऊपर आकाश में प्रकट हो गया। कौन है भाई? शव रक्षकों में से एक ने चिल्लाकर लू मिंग को ठंडी निगाहों से देखा। अन्य 4 शव रक्षकों ने भी लू मिंग की ओर देखा। वही व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा, लू मिंग ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक निर्मम हत्यारा इरादा छिपा था। हमें मार डालोगे? हाँ, सिर्फ तुम? ये तो बड़ा मजाक है। शव रक्षक ने तिरस्कार से भरी हुई जोर से हंसी। बदमाश, तुम ही हो डिटेन डिवाइन गार्ड, है ना? हाँ, एक डिटेन डिवाइन गार्ड ने तो हमें देखकर प्रकट होने की हिम्मत ही कर ली। सच में वो मौत को दावत दे रहा है, उसे मार डालो। एक शव रक्षक चिल्लाया। भन भन। मध्यवर्ती स्तर 3 मार्शल किंग क्षेत्र में एक परिष्कृत शव ने अपनी भुजाएं लहराई और विषैले सांपों की तरह जंजीरें निकली जो लू मिंग के चारों ओर लिपट गईं। धमाका। लू मिंग ने अपनी आभा को मुक्त किया और अपना भाला लहराया। लू मिंग के वार से कुछ लोहे की जंजीरें हवा में उड़ गईं। तुम अभी केवल द्वितीय स्तर के मार्शल किंग के सर्वोच्च स्तर पर हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। शव रक्षक ने चिल्लाते हुए तीसरे स्तर के मार्शल किंग क्षेत्र के परिष्कृत शव को नियंत्रित किया और लू मिंग पर हमला करने के लिए भेजा। बाकी 4 शव रक्षक एक तरफ खड़े रहे और हिले डुले नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई अच्छा तमाशा देख रहे हो। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत आलसी हूं, मर जाओ। लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बिजली की अवधारणा आकाश में उठी और लू मिंग की भाला चलाने की तकनीक के साथ जुड़ गई। वूश! भाला बिजली की चमक में बदल गया और हर चीज को भेदता हुआ आगे बढ़ा। परिष्कृत शव बिजली से डरता था। इसके अलावा लू मिंग की बिजली संबंधी अवधारणा पहले ही निम्न स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ परिष्कृत शव बिजली की भाले जैसी चमक से टकराया और कोयले में बदल गया। थंडर कॉन्सेप्ट की शुरुआती सफलता। आप उस शव रक्षक ने सदमे में चिल्लाया। मरना, लू मिंग ने ठंडी आवाज में कहा। एक और बिजली का भाला आगे बढ़ाया गया। वो शव रक्षक डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो इससे कैसे बच सकता था? बिजली के भाले की तेज रोशनी से वो बुरी तरह घायल हो गया और उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। उसके शरीर से मृत शरीर की ऊर्जा तेजी से बाहर निकली और उसने सांस लेना बंद कर दिया। धिक्कार है, चलो मिलकर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। अन्य 4 शव रक्षक स्तब्ध और क्रोधित हो गए। वे दहाड़ते हुए परिष्कृत शवों को नियंत्रित करके लू मिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। कुल मिलाकर 9 परिष्कृत शव थे। उनमें से 6 लेवल 3 मार्शल किंग स्तर और उससे ऊपर के थे, जबकि शेष 3 लेवल 2 मार्शल किंग स्तर के थे। ये सब निकम्मे लोग हैं जो दूसरों की लाशों से खिलवाड़ करते हैं। तुम सब मरोगे। धमाका! लू मिंग ने अपने हाथ में लंबा भाला पकड़ रखा था। भाले की चमक 1000 मीटर तक फैल गई और हजारों सैनिकों को बहा ले जाने की शक्ति से चारों दिशाओं में फैल गई। बैंग बैंग बैंग! 9 तराशे हुए शव 9 फटे हुए बोरे के समान थे। लू मिंग ने उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उछाल दिया। ये कैसे संभव है? चारों शव रक्षक अवाक रह गए और उनकी आंखें अविश्वास से लगभग फट पड़ी। केवल द्वितीय स्तर के मार्शल किंग लू मिंग की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह थी। यह अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो। शव की रखवाली कर रहे पहरेदारों में से एक ने हैरानी से चीख मारी। शव रक्षकों की सुरक्षा के बिना उनकी युद्ध क्षमता काफी कम हो जाएगी। अब पीछे हटने का समय नहीं है। गोकुडो पथ पर हमला करो। वूश! लू मिंग भाले के साथ एक हो गया और भाले की चमक की एक किरण में बदल गया जिसने शून्य को भेद दिया। छी! लेवल 3 मार्शल किंग क्षेत्र के शिखर पर तैनात एक शव रक्षक की भौहों के बीचों बीच में भाला लगने से मौके पर ही मौत हो गई। आह! अन्य 3 शव रक्षक भय से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग गए। पास ही स्थित पर्वत शिखर पर हान मैन और अन्य लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। लू मिंग पर हमला करो और उसकी मदद करो। हानमान की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी और धीमी सी चीख के साथ वह बाहर भाग गया। फिर मू लिन, मू सेन और याओ जुवान भी दौड़कर आए और शव रक्षकों में से एक पर हमला कर दिया। वूश! लू मिंग मानो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह एक शव रक्षक के पीछे प्रकट हुआ और अपने भाले से वार करके उसे मार डाला। फिर उसका शरीर हिला और उसने अगले शव रक्षक पर झपट्टा मारा। जब लू मिंग ने चौथे शव रक्षक को मार गिराया, तब तक हान मान और बाकी लोगों ने 5वें शव रक्षक को भी मार डाला था। जब शव रक्षक की मृत्यु हो गई, तो वे सभी परिष्कृत शव बिना हिले डुले शून्य में खड़े रहे। भाई लू, आप अपनी असली क्षमताओं को बिल्कुल भी नहीं दिखाते। मुझे आपसे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हान मान और बाकी लोग आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ लू मिंग की ओर दौड़े। हान मान ने मुट्ठी जोड़कर सबसे पहले उनका अभिवादन किया। भाई लू जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग के दिव्य महल में कब प्रकट हुआ? हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था। लगता है हमारी जानकारी बहुत पुरानी हो चुकी है। मुसेन ने भी अपने हाथों को जोड़कर हंसना शुरू कर दिया। दूसरी ओर याओ जुवान ने जिज्ञासा और प्रशंसा की दृष्टि से लू मिंग को देखा। 5 शक्तिशाली शव रक्षकों को लू मिंग ने पलक झपकते ही मार डाला। अगर उसने यह अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता। आपका स्वागत है। अब आत्मा को सील कर दीजिए, लू मिंग ने कहा। लू मिंग ने आत्मा को सील करने वाला क्रिस्टल निकाला और मृत रक्षक की आत्मा को सील करना शुरू कर दिया। सामान्यतः किसी योद्धा की आत्मा मृत्यु के बाद 10 मिनट तक विलीन नहीं होती। हालांकि 10 मिनट के बाद आत्मा विलीन हो जाती है और उसे समाहित करना कठिन हो जाता है। लू मिंग ने आत्मा को सील करने वाले क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक मृत गार्ड के शव के ऊपर रख दिया,
जिससे उसके मूल तत्व को उसमें समाहित कर दिया गया। आत्मा को सील करने वाले क्रिस्टल की सतह पर जटिल प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए और फिर इसने एक ऐसा खिंचाव बल उत्पन्न किया जिसने मृत रक्षक के शरीर से काला धुआं बाहर खींच लिया। धुआं लगातार घूमता रहा और उसका आकार उस लाश रक्षक के आकार से बहुत मिलता जुलता था। यही उस लाश रक्षक की आत्मा थी। शव रक्षक की आत्मा सीमित क्रिस्टल में प्रवेश कर गई और आत्मा सीमित क्रिस्टल की सतह पर काले धुंध की एक परत दिखाई दी। सील सफलतापूर्वक स्थापित हो गई। लू मिंग ने इसे रख लिया। दूसरी ओर हान मान और अन्य लोगों ने केवल मारे गए शव रक्षक की आत्मा को ही सील किया। उन्होंने लू मिंग द्वारा मारे गए अन्य शव रक्षकों को छुआ तक नहीं। जिसने भी उसकी हत्या की उसे उसकी आत्मा मिल जाएगी, यही नियम था। लू मिंग ने कोई औपचारिकता नहीं बरती। उसने शेष 3 शव रक्षकों की आत्माओं को एक एक करके समाहित कर लिया। ठीक है, अब चलिए इरादे वाले क्रिस्टल गड्ढे को देखते हैं। लू मिंग की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। वो इंटेंट क्रिस्टल चाहता था। तुरंत ही वे 5 लोग परवलयिक दानव जनजाति की गहराई की ओर चल पड़े। उस जनजाति के भीतरी इलाकों में 7 पत्थर की वेदियां थीं। 7 वेदियों ने एक वृत्त बनाया था जिसके मध्य में एक बड़ा गड्ढा था। लू मिंग और उसके साथियों के करीब जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस विशाल गड्ढे से लगातार एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार जगत की आभा थी। यह विशाल गड्ढा तथाकथित इरादे वाले क्रिस्टलों का गड्ढा था। पृथ्वी की अवधारणा, लू मिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो थोड़ा निराश था। गहन अर्थ वाले क्रिस्टल गड्ढे से पृथ्वी के प्रभाव की आभा निकल रही थी, जिसका अर्थ था कि इस गहरे गड्ढे में पृथ्वी तत्व के प्रभाव वाले क्रिस्टल मौजूद थे। वो पृथ्वी तत्व के आशय क्रिस्टल का सीधे उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल उनका आदान प्रदान कर सकता था। चलिए खुदाई शुरू करते हैं। चलो चलते हैं, लू मिंग ने कहा। वो बड़े गड्ढे की ओर चला, एक बड़ा चाकू निकाला और खोदना शुरू कर दिया। भन भन, बड़े चाकू ने नीचे की ओर प्रहार किया और उससे एक जोरदार आवाज आई। बड़े गड्ढे में पड़ा पत्थर वास्तव में बहुत कठोर था। हालांकि लू मिंग के शक्तिशाली मूल तत्व के तहत उन्हें धीरे धीरे टुकड़ों में अलग कर दिया गया। आइए मिलकर हमला करें, चलो चलें, हान मान ने पुकारा। मुसेन और बाकी लोग गड्ढे में उतरे, तरह तरह के हथियार निकाले और खोदना शुरू कर दिया। वे 5 मिलकर काम कर रहे थे और बहुत तेजी से काम कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने 3 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया। इस समय उसके पैरों के नीचे पृथ्वी के निर्माण की आभा और भी तीव्र हो गई। उन 5 लोगों का मनोबल टूट गया और वे और भी जोर से खुदाई करने लगे। कुछ समय बाद ही गड्ढे को 20 मीटर की गहराई तक खोदा गया। यहाँ एक इंटेंट क्रिस्टल है, एक स्पष्ट और उत्साहित आवाज सुनाई दी। ये याओ जुवान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ जुवान ही सबसे पहले इंटेंट क्रिस्टल को खोजेगा। सभी ने उधर देखा। याओ जुवान के सामने पत्थर की दीवार पर खाकी रंग का एक शक्ति संकल्पित क्रिस्टल जड़ा हुआ था। उससे पृथ्वी की शक्ति का प्रबल आभास निकल रहा था। मिस याओ, पहले इसे हटा दीजिए, हान मैन ने कहा। याओ जुवान ने सिर हिलाया। उसने सावधानीपूर्वक उपनिषद का पवित्र क्रिस्टल निकाला और उसे एक जेड बॉक्स में रख दिया। फिर सभी लोग और भी जोर से खुदाई करने लगे। याओ जुवान की अच्छी शुरुआत के साथ सभी को लाभ मिलने लगा। अधिक से अधिक इरादे वाले क्रिस्टल निकाले गए। ये गहन अभिकल्पक पृथ्वी की गहराई में दबे हुए थे और अनगिनत वर्षों के बाद ही इनका निर्माण हुआ था। वे 5 खुदाई करते रहे और उन्हें अधिकाधिक इरादे वाले क्रिस्टल मिलते गए। 2 घंटे बाद उन 5 ने मिलकर 10 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया था। उन्हें कुल 26 पृथ्वी तत्व अभिमंत्रित क्रिस्टल प्राप्त हुए थे। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि इस गड्ढे में 20 से ज्यादा इरादे वाले क्रिस्टल होंगे। ये तो पहले से ही काफी अच्छा है, हान मैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बिंदु पर गहरी खाई से पृथ्वी की अवधारणा का कोई भी अंश महसूस नहीं किया जा सकता था। इसका अर्थ ये था कि वे इस खाई में मौजूद सभी गहन क्रिस्टलीय पत्थरों को पहले ही खोद कर निकाल चुके थे। क्या इस क्षण लू मिंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे कोई पत्थर हो। ये बेहद खास था। वो पत्थर एक इंसान के सिर के आकार का था। लू मिंग ने उसे खोदकर निकाला और लापरवाही से एक तरफ रख दिया। हालांकि उसने महसूस किया कि उस पत्थर का रंग आसपास के पत्थरों से अलग था। ये पत्थर क्रिस्टलीकृत प्रतीत हो रहा था और इसकी सतह से हल्की प्रतिदीप्ति प्रकाश उत्सर्जित हो रही थी। लू मिंग ने लापरवाही से पत्थर पर वार किया। क्लैंग। जब तलवार नीचे की ओर चली तो चिंगारियां उड़ी और लू मिंग की तलवार वापस उछल गई। यह इतना कठिन है, लू मिंग को गहरा सदमा लगा।
उसके हाथ में जो कृपाण थी वो चौथे स्तर का आध्यात्मिक हथियार था। वो अत्यंत तीक्ष्ण थी और एक ही वार में पहाड़ को 2 हिस्सों में काट सकती थी। हालांकि पत्थर कटा नहीं, बल्कि उस पर केवल एक निशान रह गया। हान मैन और अन्य लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। दिलचस्प। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। उसके शरीर की जीवन शक्ति बेतहाशा तलवार की ओर उमड़ पड़ी। उसी समय तीनों अवधारणाएं तलवार में समाहित हो गईं। तुरंत ही उसने पत्थर पर वार किया। घर्षण की एक जोरदार आवाज सुनाई दी और चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं। चट्टान पूरी तरह से कटी नहीं थी, लेकिन उसमें दरार पड़ गई। उसी समय पत्थर से पृथ्वी की एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत अवधारणा फैल गई। यह इरादा इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। हान मैन और अन्य लोग भी सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पृथ्वी तत्व की यह शक्ति अत्यंत सघन और तीव्र थी। अन्य पृथ्वी तत्व के क्रिस्टल इस शक्ति के सामने फीके पड़ गए थे। लू मिंग को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हाथ के एक इशारे से लू मिंग के हाथ में मौजूद कृपाण गायब हो गई और एक बड़ा हथौड़ा प्रकट हो गया। भन भन, हथौड़ा चट्टान पर जोर से लगा। टकराना। टूटे हुए पत्थर चारों ओर बिखर गए। अंत में पत्थर पूरी तरह से टूट गया, जिससे उसके अंदर की चीज दिखाई देने लगी। यह एक क्रिस्टल था, एक चमकीला पीला क्रिस्टल। इस क्रिस्टल से स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र की प्रबल आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई आकाश में तैरते उपनिषद के शक्तिशाली धागों को देख पा रहा हो। क्या यह एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी गुण वाला आशय क्रिस्टल हो सकता है? हानमान की आवाज कांप रही थी जब वो गुर्राया। उसकी आंखों में जुनून की आग जल रही थी। मध्यम श्रेणी के आशय क्रिस्टल। बाकी लोग भी चौंक गए। उनकी आंखें क्रिस्टल को घूरते हुए चौड़ी हो गईं। मध्यम श्रेणी के आशय क्रिस्टल। लू मिंग भी बेहद हैरान था। तभी उसकी आंतरिक शक्ति का विस्फोट हुआ और एक झटके में उसने उस रहस्यमय क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लिया। बाकी सबकी निगाहें तुरंत लू मिंग की हथेली पर टिक गईं। ठीक है, अब चलिए इरादे के क्रिस्टल बांटते हैं, लू मिंग ने शांत भाव से कहा। हान मान, मु सेन और मुलिन ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। कैसा रहेगा ये? इस बार तो भाई लू की वजह से ही हम यहाँ प्रवेश कर पाए। अगर भाई लू ने स्वर्गिक शव संप्रदाय के शव रक्षक को न मारा होता तो हमें पीछे हटना पड़ता और हमें गहन अर्थ वाले क्रिस्टल को निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मेरा सुझाव है कि मध्यम श्रेणी का गहन अर्थ वाला क्रिस्टल भाई लू को दिया जाए और हम बाकी निम्न श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टल को बराबर बांट ले। आपका क्या विचार है? हान मैन ने सुझाव दिया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मु सेन और मुलिन ने एक के बाद एक बात कही। वे बहुत ही स्पष्टवादी थीं। याओ जुवान ही एकमात्र ऐसी थी जिसने लू मिंग को जटिल निगाहों से देखा। वो उससे विदा होने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मध्यम श्रेणी के इरादे वाले क्रिस्टल बहुत कीमती थे। अंत में याओ जुवान ने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद। लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर बिना किसी औपचारिकता के मध्यम श्रेणी का गहन अर्थ वाला क्रिस्टल अपने लिए ले लिया। इसके बाद उन्होंने निम्न श्रेणी के इरादे वाले क्रिस्टल वितरित किए। कुल 26 टुकड़े थे, प्रत्येक के लिए 5-5। हान मान ने अतिरिक्त टुकड़ा खरीदने के लिए 1000 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट क्रिस्टल निकाले और फिर शेष 1000 को बराबर भागों में बांट दिया। लू मिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने रहस्यमय क्रिस्टल और आध्यात्मिक क्रिस्टल को लापरवाही से अपने पास रखा। चलो इन परिष्कृत शवों को नष्ट कर देते हैं, अन्यथा यदि स्वर्गिक शव संप्रदाय के लोग इन्हें पा लेते हैं और वापस ले जाते हैं तो यह एक आपदा होगी। हान मैन ने सुझाव दिया। सभी ने सिर हिलाया। लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और गरज की आकृति भाले जैसी रोशनी में बदल गई और उड़ गई, जिससे परिष्कृत शव कोयले में बदल गए। उन सबको खत्म करने के बाद वे पांचों हवा में उठे और चले गए। अगले 2 दिनों में उन पांचों ने लाखों मील के दायरे में खोजबीन की। उन्हें परवलयिक दानव जाति की एक और जनजाति मिली, लेकिन ये जनजाति बहुत बड़ी थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। उन्होंने दूर से अवलोकन किया और पाया कि वहां कम से कम 5 विशालकाय दानव जाति के विशेषज्ञ मौजूद थे। वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वे निपट सकें। उन्होंने लंबा रास्ता तय किया और अन्य स्थानों पर भी खोजबीन की। ये ग्रह वास्तव में हाल ही में खोजा गया ग्रह था। ये संसाधनों से भरपूर था। पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगभग 50 स्तर 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, आध्यात्मिक फूलों और कुछ स्तर 5 की लोहार सामग्री के पौधे मिले थे। इन सब का कुल मूल्य बहुत अधिक था।
हालांकि उनका सामना स्वर्गीय शव संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से नहीं हुआ। ये क्या है? अचानक मुसेन ने उनके सामने स्थित एक घाटी की ओर इशारा किया। घाटी बड़ी नहीं थी और घाटी में लाल रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी। चलिए जाकर देखते हैं। वे पांचों घाटी की ओर उड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो वे चौंक गए। ये लाल रंग के आध्यात्मिक फूलों का एक विशाल क्षेत्र था। प्रत्येक आध्यात्मिक फूल जलती हुई लौ की तरह लाल था, जिससे एक तीव्र औषधीय सुगंध निकल रही थी। ये चौथे स्तर का आध्यात्मिक फूल है, अग्नि पिंजरा फूल है। हान मैन ने आश्चर्य से कहा। चौथे स्तर के आध्यात्मिक फूलों ने उन्हें उतना आश्चर्यचकित नहीं किया। मुख्य बात यह थी कि वे बहुत अधिक संख्या में थे। वे घनी आबादी में बसे हुए थे और घाटी के आधे से अधिक हिस्से को घेरे हुए थे। एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। एक छोटी सी घाटी में इतने सारे फायर केज फूल उग सकते थे। ये सचमुच अविश्वसनीय और असामान्य था। आग की अवधारणा। यहाँ आग की एक हल्की सी अवधारणा है। यह आग के पिंजरे जैसे फूलों से ढकी हुई है। इसी क्षण लू मिंग ने बोलना शुरू किया। उन पांचों में से वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अग्नि तत्व का अभ्यास किया था। हालांकि यहाँ अग्नि तत्व की तीव्रता बहुत कम थी, फिर भी लू मिंग उसे महसूस कर सकता था। आग की अवधारणा। हान मैन और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अचानक उनकी आंखें चमक उठी। संभवतः नीचे इरादे वाले क्रिस्टलों का एक गड्ढा है जिसमें अग्नि प्रकार के इरादे वाले क्रिस्टल मौजूद है। यही कारण है कि इतने सारे अग्नि पिंजरे के फूल पैदा हुए हैं। हान मैन ने आश्चर्य से कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया। उसका भी यही अनुमान था। तुरंत ही उन पांचों ने आग के पिंजरे में लगे सारे फूल तोड़ लिए। गिनती करने पर कुल मिलाकर लगभग 1200 डंठल निकले। यदि वे पांचों इसे बराबर बराबर बांट लें तो प्रत्येक को 200 से अधिक डंठल मिलेंगे। अग्नि पिंजरे के फूल को तोड़ने के बाद लाल मिट्टी दिखाई दी। वातावरण में अग्नि की प्रबल आभा व्याप्त थी, जो अत्यंत सघन थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक रहस्यमय क्रिस्टल गड्ढा है। हा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। मू लिन हंस पड़ी। चलिए खुदाई शुरू करते हैं। लू मिंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तुरंत ही उन पांचों ने खुदाई शुरू कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही समय बाद हान मैन ने सबसे पहले अग्नि प्रकार के आशय क्रिस्टल की खोज की। बेशक यह निम्न गुणवत्ता का था। उन पांचों ने और भी जोर से खुदाई की। भनभनाहट, वूश। इसी क्षण हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। आकाश में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। तीनों युवकों के चेहरे पर ठंडे और अभिमानी भाव थे। उन तीनों ने अपनी निगाहें नीचे की ओर घुमाईं और उत्साहित मुस्कानें दिखाईं। हा, हम कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ एक गहन अर्थ वाला क्रिस्टल गड्ढा है। हम फिर से खूब धन कमाएंगे। उन युवकों में से एक हंस पड़ा। फिर उसने लू मिंग और बाकी लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और फटकारा, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। ये जगह अब हमारी है। हा, क्या मजाक है। इस जगह को सबसे पहले हमने ही खोजा था। हान मैन हंस पड़ा। अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो क्या हुआ? अगर मैं कह दूं कि यह अभी हमारा है तो ये हमारा ही है। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक ने उपहास किया। किस आधार पर? मुसेन बेहद क्रोधित थी। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि हम शेन परिवार के सीधे वंशज हैं। बच्चे, ध्यान से देखो। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने हाथ हिलाया और एक चिन्ह प्रकट हुआ। वो चमकीला था और उस पर 2 बड़े शब्द लिखे थे, शेनटियन। समझदारी भरा स्काई कमांड टोकन। मुसेन, मू लिन और अन्य लोग विस्मय से चिल्ला उठे। जैसा कि अपेक्षित था, वो शेन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। अब तुम यहां से चले जाओ, बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने उपहास किया। ग्रिनिट, मुसेन गुर्राया। तुम तीनों, अगर तुम शेन परिवार के सीधे वंशज हो तो क्या हुआ? हमने इस जगह को सबसे पहले खोजा था, इसलिए नियमों के अनुसार यह हमारी है। कृपया वापस जाओ। हान मैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज गूंज उठी। बदमाश, मेरी शेन परिवार का विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो? बैंगनी वस्त्र पहने युवक चिल्लाया। बूम बूम बूम। शेन परिवार के तीनों युवकों से 3 शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। बैंगनी वस्त्रधारी युवक मार्शल किंग के सर्वोच्च स्तर 3 पर था। शेन परिवार के अन्य 2 युवक मार्शल किंग स्तर के तीसरे चरण में थे। उन तीनों से एक शक्तिशाली आभा निकली, जो हान मैन की ओर फैल गई। तुम हद से ज्यादा जा रहे हो, हान मैन चिल्लाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसी समय मुसेन और मूलिन के शरीर से भी एक शक्तिशाली आभा निकली और उन्होंने हान मान के साथ मिलकर शेन परिवार के उस युवक का प्रतिरोध किया।
ये याओ जुवान थोड़ी झिझकी। उसने लू मिंग की ओर देखा, अपने होंठ दबाए और अपनी आभा को मुक्त किया। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उन पांचों की संयुक्त शक्ति शेंग परिवार की शक्ति से कम नहीं थी। कितनी गुस्ताखी, अब भी विरोध करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैंगनी वस्त्र पहने युवक चिल्लाया और उसके चेहरे पर ठंडे मन से हत्या करने का भाव स्पष्ट था। ज्यादा से ज्यादा हम लड़ेंगे, मुझे डर नहीं है। भले ही यह मामला महल के मुखिया तक पहुंच जाए, हम सही साबित होंगे। हान मैन ने हार न मानते हुए चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया, शानदार। बैंगनी वस्त्र पहने युवक गुस्से से हंस पड़ा और कई बार अच्छा कहा, लेकिन उसकी आंखों में झिझक थी। कुछ देर बाद बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं तुम्हें आज जाने देता हूं, जाओ। फिर उसने हाथ हिलाया और उन दोनों युवकों के साथ उड़ गया। वे पलक झपकते ही गायब हो गए। खुदाई जारी रखें, हमें जल्दी करनी होगी। अगर शेंग परिवार दोबारा आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हान मैन ने कहा, ठीक है। मोसेन और बाकी लोगों ने जवाब दिया और भी अधिक मेहनत से खुदाई की। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लू मिंग के होठों के कोने पर मौजूद रहस्यमय मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। आधे घंटे बाद घाटी के आधे से अधिक हिस्से की खुदाई हो चुकी थी। इस बार उन्होंने कुल 30 अग्नि प्रकृति वाले अभिषेक क्रिस्टल निकाले थे। यह अफसोस की बात थी कि उन पांचों ने पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई मध्यम श्रेणी का आशय क्रिस्टल नहीं मिला। लू मिंग ने दबी जबान में दया भाव से आह भरी। अगर उसके पास मध्यम श्रेणी का अग्नि प्रकार का गहन अर्थ वाला क्रिस्टल होता तो वह एक ही झटके में अग्नि अवधारणा वाले प्रतीक को संघनित कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह केवल तियानक्सुआन शहर में स्थित रहस्यमय खजाने के घर में जा सकता था और ये देख सकता था कि क्या वह पृथ्वी तत्व के मध्य श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टल को अग्नि तत्व के मध्य श्रेणी के गहन अर्थ वाले क्रिस्टल से बदल सकता है। इसके अलावा अगर वे इसे एक्सचेंज भी कर लें तो हैंडलिंग शुल्क निश्चित रूप से कम नहीं होगा। चलो जल्दी से इस जगह से निकल चलते हैं, हान मैन ने कहा। इसके बाद सभी ने 30 अग्नि संकल्पित क्रिस्टलों को बराबर भागों में बांट लिया, फिर हवा में ऊपर उठे और चले गए। कुछ घंटों बाद वे पांचों 1,00,000 मील दूर पहुंच चुके थे। इस समय रात हो चुकी थी। उन पांचों ने मिलकर आग जलाई और पास के जंगल में कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार किया। फिर उन्होंने उन्हें भूनना शुरू कर दिया। इस लोक में राक्षसी जीव भी मौजूद थे, लेकिन उनका स्तर बहुत उच्च नहीं था। कुछ ही देर में उस राक्षसी जानवर का मांस सुनहरा पीला होकर भुन गया और उसकी सुगंध नाक में घुस गई। हा, आओ, मैं अपने गृहनगर से फलों की शराब लाया हूं। ये फलों की शराब मेरे गृहनगर की खासियत है और बेहद मशहूर है। इसे 108 प्रकार के रसीले फलों से बनाया जाता है। चख कर देखना। हान मान दिल खोलकर हंसा और शराब के 5 घड़े निकाले। उसने एक एक घड़ा लू मिंग, याओ जुवान और बाकी सबको दे दिया।